चलो, कल जो आप लोग का जो क्लास थी वो आप लोग की चल रही थी किसकी, ज्योग्राफी की। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बात कर ली थी, पहले टॉपिक में बात करी थी, इसका नाम था क्या, उत्तर का पर्वतीय भाग। बात समझे ना आप लोग। तो अब देखो क्या है कि डबल मेहनत से बच जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगी और पढ़ा भी जाएंगे। बात समझ रहे ना आप लोग। चलो, और कुछ चीजें, यही चीजें आप लोग को, अगर देखो आप कह रहे थे ना एक चीज वो मैं काट दूंगा, जो मुझे चीज लगेगी ना वो काट दूँ, कल छुट्टी है ना। तो कल कह रहे थे कि आप लोग हम हमारी फोटो ले लेना। देखो आपकी भी ले लेंगे, चिंता ना करो। ठीक है, वो जैसे ही बैठे रहेंगे ना आपकी भी चिंता ना करो। तो देखो, अरे रहते तो सुन लो, अरे सुन लो, वो ढल रहा है तो भी रंगत बदल रही है, जमीन सूरज की उंगली से फिसल रही है, जो मुझको जिंदा जला रहे हूँ बेखबर है कि जंजीर मेरी धीरे धीरे पिघल रही है। मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में, लेकिन आज भी मेरे लहू से तुम्हारी दीवार देखो बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, कहते हैं ना, फिक्र कोई ना जुस्तजू है, ना ख्वाब कोई ना आरजू है, ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन के लाश क्यों है। ठीक है, चलो भाई देखो देखो, हिमालय के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में, हिमालय। अरे बस अब शांत हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर क्लास होगी, आप लोग की मर्ज करा दिया, क्योंकि स्टेम तो भी चल रहा है आप लोगों का। तो हल्का सा रिवीजन करा दो एक बार, उसके बाद रिवीजन चीजें हो जाती है। तो बताओ, भारत की सीमा में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, काराकोरम पर सबसे ऊंची चोटी के काराकोरम श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी है केटू। क्या नाम है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में 8 राज्यों से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा पर पड़ने वाली कितनी राजधानी है? 1, गांधीनगर, रांची और भोपाल। समुद्र से लगने वाले राज्यों की संख्या 9। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आप लोगों से, हिमालय के उत्तर में कौन सा पर्वत? नंगा। और पूर्व में कौन सा पर्वत? नामचा बरवा। नामचा बरवा। इसके अलावा अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि वो पूछेगा कि भारत का दक्षिण बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, भारत का उत्तर बिंदु इंदिरा पॉइंट। अगर पूछ ले भारत का संसार में क्षेत्रफल कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भाई? 7वां। अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी ये कौन से हिमालय का हिस्सा है? फ्रांस हिमालय। अल्पाइन प्रकार के चारागाह को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए एग्जाम में आगे कि दून और द्वार किस पहाड़ी का हिस्सा है? शिवालिक का। किसका है? शिवालिक का। इसके बाद में आपसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो पूछ लेगा करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, किसके लिए जानी जाती है? केसर के लिए जानी जाती है। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? असम। कौन सा हिमालय है? अगर पूछ रहे सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमाऊं। कौन सा है? और सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय। नदियों के द्वारा विभाजन हमने देख लिया था इनका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि नदियों के द्वारा हिमालय का किस प्रकार का विभाजन है। बात समझे ना। तो हल्का सा रिवीजन करा दिया और चीजें आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो रिवीजन जरूरी है हर क्लास में। देखो, आपने देखा होगा कि कोई भी मैथ का टीचर हो या कोई भी जीएस कोई पढ़ाए, उसको 5 मिनट का रिवीजन जरूर करना चाहिए। रिवीजन से होता क्या है कि हम लोग अपडेट हो जाते हैं, पीछे पढ़ा ना पढ़ा। कोई व्यक्ति ऐसा है किसी ने नहीं पढ़ा, और कोई ऐसा है जो पढ़ के आएगा, तो जो पढ़ गया उसकी रिवीजन हो गया, और जो नहीं पढ़ता वो भी रिवीजन कर लेता है। जब इनको नोट्स को पढ़ोगे तो आप इतनी इनकी इतनी आदी हो जाओगे, और ये अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि भाई तुम अपने हाथ से खुद लूसेंट लिख रहे हो, तो आप किसी दूसरे की बुक पर क्यों यकीन कर रहे हो? भाई अक्सर कहते हैं सर लूसेंट कोई अच्छी बुक बता दो, कोई भी। अब कोई बुक मत खरीदो, अब अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स पढ़ लो। बात समझे ना। इतना टाइम किसके पास है कि नोट्स ही पढ़ाओगे फिर उसको पढ़ोगे? बस इतना कर लेना कि इनको पढ़ने का प्रैक्टिस सेट लगा लियो। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपकी चीजें अब बखूबी ये हो जाएगी, जो पढ़ा रहा हूँ आपको मिलने लगेगा, और जब मिलने लगेगा तो एग्जाम में आप चीजें सही कर दोगे। बात समझे ना। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या नाम से जानते हैं? सागर के नाम से। किस नाम से? और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की सीमा में सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? किसका? कंचन। जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? जोजिला श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह के लिए
कौन से दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला। किस दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम है? बाड़ा लाचा। कौन से दर्रे से? यांगयाब दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र। ये यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे लगाने को, और आप जब इनको लगा दोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे, समझ रहे ना। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम। जोजिला दर्रा सिक्किम। जोजिला और कुछ है नाथुला, नाथुला सिक्किम में। कहाँ पर है? कुलगांव से कोठी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कुलगांव से कोठी पीर पंजाल। क्या है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जितने भी उत्तराखंड के दर्रे हैं कहाँ जाते हैं? सारे कैलाश मानसरोवर, यानी चाइना के लिए रास्ते जाते हैं। थाना, माना, नीति, लिपुलेख सब उत्तराखंड के दर्रे हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चीजें रिवीजन करा दिया, और भाई घर पे मेहनत करो बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि अब भी वैकेंसी आएंगी, और जब वैकेंसी आएंगी तो आपको मौके कम मिलेंगे। आएंगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही चांस कम है। वैकेंसी तो कम हुई है, लेकिन अब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आएंगी तो वैकेंसी तो आएंगी, और जब आएंगी तो मौका तुम्हें कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा बस, तो उसी मौके को ढूंढना है। चलो, तो हम लोगों ने इसके बाद क्या पढ़ रहे थे? लास्ट का एक बार टॉपिक दिखा दो मुझे। दर्रे तो हो गए थे ना। हाँ देखो, अरे ध्यान से सुन लो भाई, बात नहीं, ध्यान से सुन लो। जब हमने मर्ज कर दिए बैच को तो इसको सुन लो ध्यान से। क्या है? तो हम लोगों ने जो कल बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी किसकी? देखो, अरे बात नहीं है, अब किसी की बात ना हो, अब ध्यान से समझो। हम लोगों ने बात कर ली किसकी? उत्तर का हिमालय पर्वतीय भाग की बात कर ली, और पर्वतीय भाग हमने कुछ समानांतर श्रेणी की बात कर ली, ट्रांस, वृद्ध, लघु और शिवालिक की बात कर ली। इसके बाद हम लोग आज जो बात करेंगे वो थोड़ा सा बात किसका रहेगा? आपका उत्तर का विशाल, किसका रहेगा? उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस मैदान का कैसे निर्माण हुआ उनकी चर्चा हम लोग देखेंगे। आज समझने की क्लास से पहले समझ लो, उसके बाद लिखवाना का तो हो जाएगा। जब समझे ना, देखो उत्तर के विशाल मैदान की अगर बात करें, पहले समझ लेंगे चीजों को, फिर नोट डाउन तो मैं कराई दूंगा आप लोगों को। तो आप जानते हैं कि ये आपकी शिवालिक रेंज है, शिवालिक की पहाड़ियों से आती है नदियां। क्या निकल के आती है? नदियां। और जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो पहाड़ों से उतरने के बाद अपने साथ कुछ जीवाश्म लाती हैं, अवसाद लाती हैं। कंकड़, रोडी, बजरी, इस तरह के अवसाद बहुत सारे इकट्ठे करती है और लाती है। जब कहते हैं कि जब कोई नदी उत्तर भारत से, यानी उत्तर से आएगी पहाड़ों से, तो पहाड़ों पे चलेगी, और मान ले सपोज करो यहाँ से आ रही है कोई नदी, तो कोई अपने बड़े बड़े पत्थरों को लाएगी, और पत्थरों को लाएगी तो एक गड्ढा करेगी, उस गड्ढे में पत्थरों को यानी क्या करेगी? लगा देगी, इस तरह से लगाना, भड़कना शुरू कर देगी। जब पहाड़ों से नदी जब आती है उतर के, तो क्या है? बड़ी रफ्तार से आती है, और रफ्तार के आने से जो भी कुछ आएगा उसके सामने, उनको बहाने की कैपेसिटी उनकी पानी में होती है। जब पानी में उसकी कैपेसिटी अच्छी खासी है, पहाड़ों पे चल रही है, तो जो भी कुछ आएगा उसको बहाने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। तो अब क्या है कि जब बड़े बड़े पत्थर आएंगे तो पत्थर कहीं ना कहीं नीचे गिरेंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पर जब नदी किसी मैदान में उतरती है, तो यहाँ कम से कम जब सबसे पहले उतरी होगी तो 3 मीटर का एक गड्ढा बना दिया होगा। कितने मीटर का? 3 मीटर का। तो इनमें सबसे पहले पत्थर गिरे होंगे, और पत्थर गिरे होंगे तो पत्थर इनमें क्या हो गए होंगे? इस तरह पत्थर भर गए। तो जब नदी उतरती है, तो नदी उतरने पर किस प्रदेश में सबसे पहले पहुंचती है? उसका प्रदेश का नाम है भावर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? भावर प्रदेश है। कौन सा है? बोलो, भावर प्रदेश। अर्थात ये भावर प्रदेश वह प्रदेश है जो अब आज के समय में क्या है? आज के समय अनुपजाऊ है। क्या है? अनुपजाऊ। आ जाओ, अनुपजाऊ इसलिए है, इसको इसलिए अनुपजाऊ कहा जाता है क्योंकि यहाँ नदियां अपना पानी, अपने जितने भी पत्थर हैं उनके बीचों बीच से होकर बहता है, रिसकर चलता है। सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा? इन पत्थरों के बीच से जाएगा, और जब इन पत्थरों के बीच से जाएगा तो पानी आपको यहाँ दिखेगा नहीं, बल्कि कहाँ दिखेगा? उन पत्थरों के बिल्कुल नीचे से होकर बैठता है। यानी यहाँ नदियां लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त सी। तो यहाँ कोई खेती विशेषकर नहीं होती। इसके बाद जैसे इस क्षेत्र को आगे छोड़कर हम लोग बढ़ेंगे, तो अब नदियां अपने पूरे प्रवाह से इस जोन में मिलेंगी, और इसे बोलते हैं हम लोग क्या? तराई प्रदेश। अरे कौन सा प्रदेश है? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश वह प्रदेश था, पहले सपोज करो जब मानव इसमें जब नदियों का आगमन हुआ होगा, तो यहाँ पर नदियों के आगमन से बहुत सारे वृक्ष बन गए होंगे। क्या बने होंगे? वृक्ष, यानी वन बने होंगे, और वे बनते सदाबहार, सघन वन थे। इन्हीं सघन वनों को काटकर मानव ने खेती करना शुरू कर दिया, खेती में तब्दील कर दिया इन वनों को। तो आज सबसे ज्यादा जो खेती उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ जैव विविधता पाई जाती है, वो कौन सा प्रदेश है? तराई प्रदेश। बोलो कौन सा प्रदेश है? तराई प्रदेश। इस तराई प्रदेश के बाद हम लोग जैसे आगे जाते हैं तो एक प्रदेश हो जाता है, इसे बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर प्रदेश। इस बांगर प्रदेश का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। देखो, ये है बांगर प्रदेश, और बांगर प्रदेश को मैं जल के हिसाब से समझाऊंगा। नदियां सबसे पहले कहां उतरती है? कौन से प्रदेश में? ये कैसे क्षेत्र? उपजाऊ और उपजाऊ, अनुपजाऊ। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या मिलेंगे? बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े गोलाश्म।
है ना, रोडी, पथरी, सब इससे नदियों का पानी जब नीचे से होके जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, बल्कि रिसकर चलता है। इसके बाद कौन सा प्रदेश आया? तराई प्रदेश। तराई प्रदेश को कहते हैं कि यहाँ नदियां पूरे प्रवाह से दिखती है सतह पर, और यहाँ जंगलों को काटकर मानव ने खेती करना शुरू कर दिया, तो आजकल यहाँ अच्छी खासी उपलब्धता हो जाती है, किसकी? कृषि की उपलब्धता यहाँ देखने को पाई जाती है। इसके अलावा नदी के अलावा एक भावर प्रदेश, एक तराई प्रदेश। अब तराई के बाद जो प्रदेश आएगा उसे बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। तो बांगर को कैसे समझो? देखो, बांगर वे प्रदेश है जब नदी अपने साथ, जब नदी चलती है तो अपने साथ एक अवसाद लाती है, उस अवसाद को क्या बोलते हैं? जलोढ़। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? इसी का एक नाम है दोमट मिट्टी। क्या नाम है? दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बोल दो या दोमट मिट्टी बोल दो। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान किस मिट्टी से बने हैं? या नदियों के द्वारा नदियों के द्वारा भागकर लाई गई मिट्टी कौन सी होती है? भारत में अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जैसे एक नाम क्या है? दोमट मिट्टी। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? नदियां सबसे पहले कौन से प्रदेश में गुजरी है? उसके बाद तराई, उसके बाद तो बांगर के बारे में ये कहा जाता है, थोड़ा समझ लो कि बांगर क्या होता है। तो बांगर उसे कहते हैं कि जब पानी का लेवल अच्छा खासा ऊपर दिखाई दे और पानी यहाँ तक है, तो यहाँ तक पानी के साथ अवसाद आएंगे पानी के, तो यहाँ अवसाद जमा हो जाएंगे, यहाँ भी जमा हो जाएंगे और यहाँ भी जमा हो जाएंगे। अब क्या हुआ? तो ये अब जो जलोढ़ है यहाँ जमा हो गई। अब हुआ क्या? अब ये थे पुराने जलोढ़। क्या थे ये? पुराने जलोढ़। अब बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुंच नहीं पाता, तो ये आज भी जलोढ़ पुराने के पुराने वहीं चिपके हुए हैं। आज कहाँ है? आज हमने वाटर लेवल पहुंचे नीचे, तो आज ये पुराने जलोढ़ यहाँ चिपके हैं। अब बाढ़ आई, तो बाढ़ आने पर इन अवसाद को, इन जलोढ़ को भाग ले जाएगी, तो हर साल नई मिट्टी आ जाती है। क्या आ जाती है? हर साल नई मिट्टी। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि पुराने जलोढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? और नए जलोढ़ के मैदान को खादर। क्या बोलते हैं? खादर। जहाँ बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाए उस प्रदेश को क्या बोलते हैं? और जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता उस प्रदेश को, अरे बोलो क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? तो यानी बांगर का मतलब पुराने जलोढ़ आज भी वही है। अगर पानी ठीक ठाक उस लेवल तक पहुंचा दी जाए तो वहां भी बाढ़ की कंडीशन आ सकती है, लेकिन पानी उस लेवल तक नहीं जा पा रहा। मेरी बात समझिए ना। तो सबसे पहले भावर, फिर तराई, फिर बांगर और फिर खादर। इसके बाद आता है रेहे। क्या आता है? रेहे। रेहे एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ चिकनी मिट्टी होती है। क्या होती है? चिकनी। और उस मिट्टी की उर्वरकता ऊपर से खत्म हो जाती है, यानी वो एक बेकार तरह की मिट्टी वहां पर बच जाती है। उसे चिकनी मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वही इलाका कहलाता है रेहे का। किसका? रेहे। और एक इलाका होता है भूड़ का। किसका होता है? भूड़। भूड़ बेसिकली एक ऐसी मिट्टी है, अगर भूड़ को सही रूप में सिंचाई मिल जाए, क्या मिल जाए? सिंचाई, यानी पानी ठीक ठाक मिल जाए, तो यहाँ पर उर्वरकता अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पानी की उर्वरकता, पानी का लेवल बहुत कम हो जाता है, और रेतीली मिट्टी है, जीवाश्म तो बहुत है इसके अंदर, लेकिन पानी की खपत को पूरा नहीं कर पा सकते। तो ये इलाका क्या रहेगा? भूड़। अरे क्या कहलाता है? हाँ, अधिकतर कह देते हैं, क्या कहते हैं? इसी को ही। क्या? अच्छा, ये होता है। चलो, और देखो, और बस लास्ट में जो आता है वो उसे क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि जब हिमालय से नदियां उतरती है, सबसे पहले कौन से प्रदेश में गई? उसके बाद तराई के बाद बांगर के बाद खादर के बाद रेह के बाद और भूड़ के बाद। तो अगर 4 सीक्वेंस लगाने का तो लगा देंगे। इसके बाद नए जलोढ़ के मैदान को खादर क्या कहते हैं? पुराने जलोढ़ के मैदान को बांगर क्या कहते हैं? बांगर। तो पहले समझ लो, उसके बाद लिखवाने का काम करवा देता हूँ, क्योंकि जब आज क्लास मर्जी करा रखी है। देखो, इसके बाद कहा जाता है कि जब चीजें सारी एक साथ लिख लेंगे, पहले समझ लो। देखो, अब इस नदियों में आपको, इन मैदानों में नदियां मिलती है। क्या मिलती हैं? नदियां। अरे क्या मिलती हैं? तो नदियां 2 तरह की होती है। कितने तरह की? एक होती है हिमालय की नदियां और एक होती है प्रायद्वीप की नदियां। दोनों चीजों को एक साथ निकाल दूंगा, एक हिमालय की नदियां और एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अरे बैठ जाओ, बस नमस्ते भाई। देखो, अब वो कहते हैं कि हिमालय की नदी वे होती है जिसमें सिंधु शामिल हो। कौन सी नदी शामिल हो? जिसमें शामिल हो गंगा क्या हो, और एक नदी है ब्रह्मपुत्र। क्या है आपकी? ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हिमालय की नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है। इन्हें हिमालय क्यों कहा गया? क्योंकि ये निकलती है ग्लेशियर से। किससे निकलती है? अभी ग्लेशियर बटा है। क्या बटा है? ग्लेशियर। ग्लेशियर का एक नाम है हिमनद। क्या नाम है? इन्हीं का एक नाम है हिमांक। क्या नाम है? तो ये ग्लेशियर हिमांक और हिमनद से निकलती है, इसलिए इनको सदा जिला कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्योंकि इनके अंदर पूरे के साल पानी रहेगा। क्या रहेगा? पानी। जब मानसून होगा तो मानसून के समय इनसे बाढ़ आ सकती है। क्या आ सकती है? बाढ़। भाई बात नहीं बिल्कुल भी। इनसे किसकी संभावना होती है? बाढ़ की। और कहते हैं कि इन्हीं नदियों से क्या बनता है? कहते हैं कि पहले पहाड़ी नदियां अपना रास्ता बदलती है। क्या बदलती है? रास्ता। तो कालांतर में कोई नदी इस तरह से बहती है, तो अब इसका ये वाला क्षेत्र क्या है? उठा हुआ है। अब कुछ समय बाद ही अपने रास्ते को सीधा कर लेगी। तो सीधा करने के चक्कर में कई बार ऐसे रास्ते बनाते हैं, झील बन जाती है। क्या बन जाते हैं? झील। और उन्हें कहते हैं गोखुर। क्या कहते हैं? गोखुर झील। अर्थात हिमालय की नदियां ऐसी झील का निर्माण कर सकती है जब कोई नदी से कोई पानी अलग हो जाए, तो वो जब अलग होगा तो क्या कहलाएगा? गोखुर झील। क्या कहलाएगा? गोखुर झील। यानी ये अपना रास्ता अलग बदल दिए, सब बोलते हैं विसर्पण। क्या करते हैं? विसर्पण बनाती है ये। अर्थात हिमालय की नदी अपना रास्ता कभी भी चेंज कर सकती है, और उस चेंज को करने को बोलते हैं पात। पात माने रास्ता, तो इन्हें बोलते हैं विसर्पण। क्या बोलते हैं? विसर्पण। क्या कह रहे हो? जब नदी का रास्ता बदला वो गड्ढे में पानी भरा रह गया वो, हाँ, उसे बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? गोखुर झील। या इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सबो। क्या कहते हैं? ऑक्सबो। यानी ऑक्सबो का मतलब जो ऑक्सबो यानी गाय के जो खुर होते हैं ना, तो उसके खुरनुमा एक संरचना बन जाती है, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गोखुर। क्या बोलते हैं? गोखुर झील। क्योंकि हिमालय की नदियां अपना रास्ता बदल सकती हैं, इन्हें सब बोलते हैं विसर्पण। यानी सांप की तरह चलती है, और सांप की तरह चलेंगे तो कभी सीधी भी हो सकती है। जब सीधी हो जाती है तो वही रास्ता क्या हो जाता है? झील बन जाता है। क्या बन जाता है? झील। वो नदियों के द्वारा बनी। तो इन्हीं नदियों से इन्हें सदानीरा बोलते हैं। इनसे बाढ़ की संभावना नहीं आती है। ये विसर्पण बनाती है, अपने रास्ते को बदल सकती है। इनकी खास बात हो जाती है हिमालय की नदियों की। उधर प्रायद्वीप भारत की जो नदी होती है, ये नदियां दो तरह की होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो मानसूनी। क्या कहते हैं इनको? मानसूनी नदियां। मानसूनी नदियां कहते हैं। दूसरी, इनके बारे में कहा जाता है कि बाढ़ की संभावना उत्पन्न नहीं करती, यानी इनसे बाढ़ की संभावना देखी नहीं जा सकती। पहले देखी जा सकती थी, लेकिन आज देखी नहीं जाती। ये चट्टानों से निकलकर, झंडों से निकलकर कुछ समय चलती हैं, इसलिए इनको सदानीरा नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? सदानीरा नहीं कहा जा सकता प्रायद्वीप भारत की नदी की। इस प्रायद्वीप भारत की दो डिवीजन है। एक तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और एक गिरती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है भाई? अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ गिरती है? कुछ तो गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, और कहाँ गिरेगी? कुछ अरब सागर में। इनकी खास बात है कि कुछ नदी डेल्टा बनाती है और कुछ नदी एक्चुअली बनाती है, उसको अभी अभी समझा देंगे। तो देखो खास बात क्या है, तो नदियां दो तरह की, एक हिमालय की नदी, एक प्रायद्वीप भारत की नदी। प्रायद्वीप भारत की नदी क्या आती है? मानसूनी। इनसे बाढ़ की संभावना ज्यादातर नहीं देखी जा सकती है, और ये सदानीरा नहीं होती है, क्योंकि मानसून पर ये निर्भर होती है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो एक अरब सागर में कुछ नदी गिरती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, मांडवी। इसी तरह बंगाली खाड़ी में कृष्णा, गोदावरी, इस तरह की कुछ नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी। ऐसी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। तो इनको ही हम लोग एक साथ बढ़ेंगे। और उसके बाद हिमालय की जो नदी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनमें इन तीनों की विशेषता है, ग्लेशियर से निकलती हैं। ये सदानीरा होती है, पानी हमेशा बारह के बारह रहेगा। ये मानसून का पानी प्राप्त करती है, तो इनसे मानसून का पानी ग्लेशियर फटने से बाढ़ की संभावनाएं अधिकतर देखी जा सकती है। और दूसरा, ये विसर्पण बनाती है, यानी अपना रास्ता को चेंज कर सके। इनके रास्ते फिक्स होते हैं। ये जब बनी तो रास्ते इनको बने हुए मिले, तो इन्होंने रास्ते नहीं बना पाए, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत की चट्टान बहुत प्राचीन चट्टाने हैं। वो चट्टान है गोंडवाना। कौन सी चट्टान है? गोंडवाना। तो इन्होंने रास्ते बना दिए, और ये रास्ते चेंज भी कर देती है। कई बार रास्ते चेंज करने के चक्कर में एक झील का निर्माण होता है। झील को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। कौन सी झील है? गोखुर झील। अरे बोलो, कौन सी झील है? गोखुर झील। ठीक है। अब देखो, एक नदी, पहले हम लोग एक नदी को शुरू करते हैं, उस नदी के बारे में। इसको पढ़ने के बाद तब सारी चीजें मैं लिखवाना शुरू करूंगा। देखो देखना, सबसे पहले नदी है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। तो सिंधु इसी से पूरी हो जाएगी, और इससे ज्यादा पढ़ना नहीं हम लोग को। तो बोलो, एक तिब्बत में झील है मानसरोवर। क्या नाम है? इसी मानसरोवर झील में 3 ग्लेशियर है, 1, 2 और 3। इस ग्लेशियर का नाम है बोखर। क्या नाम है? बोखर ग्लेशियर। बोखर चू हिमनद। तो इसका नाम है बोखर चू हिमनद ग्लेशियर, क्योंकि तिब्बत में जानी जाती है, तो तिब्बत के नाम से इस तरह के नाम वहां पर देखने को मिल जाते हैं। इस बोकर चू हिमनद से एक नदी निकलती है, इसका नाम है, कौन सी नदी है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु। और सिंधु उत्तर भारत की ओर बढ़ती है, शुरू होती है, और भारत में जैसे प्रवेश करती है तो इलाका कहलाएगा दमचौक। क्या कहलाएगा? यानी भारत में सिंधु नदी किस जगह प्रवेश करती है? अरे बोलो, किस जगह? दमचौक की तरह। ये सिंधु नदी के बारे में बता रहे, और ये भारत में प्रवेश कर गई। कहाँ प्रवेश कर गई? भारत में। दमचौक एक गाँव का नाम है, तो दमचौक में भारत में आ गई। अब ध्यान से समझना, बहुत डीपली बताऊंगा मैं तुम लोग। तो बोकर चू हिमनद से निकला, और ये मानसरोवर झील पड़ती है तिब्बत में। कहाँ पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है ये।
इसके बाद ये आगे बढ़ी उत्तर पूर्व की ओर और भारत के हिमालय को काटकर दमचोक नामक गांव में भारत में प्रवेश कर गई सिंधु नदी। इस सिंधु नदी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए ये आती है लद्दाख में। कहाँ आती है? लद्दाख। और जोशपर नाम की श्रेणी को काट देती है और एक इलाका कहलाएगा बुंजी। क्या कहलाएगा? बुंजी। और बुंजी एक ऐसा इलाका है, बुंजी, इस बुंजी के आसपास 5181 मीटर गहरी खाई बना दी। कितनी गहरी? 5181 मीटर गहरी खाई का निर्माण इसने कर दिया। आज तक ऐसी कोई नदी नहीं है जो इतनी गहरी खाई कोई बना दे, इतना डीप काट दिया पहाड़ों को और एक खाई बना दी। इसे बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। संसार का सबसे गहरा गर्त अगर कोई नदी बनाती है वो बनाती है सिंधु। कौन सी बनाती है? सिंधु। लद्दाख जोशपर की पहाड़ी खड़ी है, उनको काट कर नीचे से बहती है ये, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या कि हम लोग ये गर्तनुमा आगे चलती है और पहुंचती है कहां पर? पाकिस्तान। कहां पहुंचती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जगह है उसका नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। चिल्लाते हुए कहां पहुंच गई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के पर्वतों को छोड़कर ये गिरती है अरब सागर में। कहां गिरती है? अरे बोलो कहां गिरती है? और अरब सागर में गिरती है। अरब सागर के पूर्व में उत्तर में एक शहर है जिसका नाम है कराची। क्या नाम है? तो कराची किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। किस नदी पर है? तो सिंधु की कुल लंबाई है 2880। कितनी है? 2880 किलोमीटर। पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा? सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो बोलेंगे मानसरोवर झील से। कहां से बोलेंगे? मानसरोवर झील पड़ती है तिब्बत में। कहां पड़ती है? इसी तिब्बत में ग्लेशियर है, मानसरोवर है, बोक्कर-चू हिमनद। यहां से निकला, उत्तर भारत की ओर बढ़ी और भारत में हिमालय को काटकर दमचोक नामक गांव में प्रवेश कर गई सिंधु नदी। सिंधु नदी आगे बढ़ी भारत में तो लेह लद्दाख और जोशपर नाम की पहाड़ी को काटकर एक बुंजी नामक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा गर्त बनाती है। ऐसा कहते हैं 5181 मीटर गहरी खाई का निर्माण करती थी सिंधु नदी। इसके बाद ये पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान में गांव है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। होते होते पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान में एक पर्वत है अटक के पर्वत। अटक के पर्वतों को छोड़कर ये अरब सागर में गिरती है और इस पर एक शहर है कराची। क्या नाम है? कराची। कहते हैं कि सिंधु की कुछ नदियां हैं झेलम। क्या नाम है? तो झेलम नदी के बारे में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है बेरीनाग। क्या नाम है? बेरीनाग। बोलो क्या नाम है? और बेरीनाग एक डिस्ट्रिक्ट है जिले में। इस जिले में एक झील है शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग झील से निकलती है कौन सी नदी? झेलम। कौन सी? और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में आगे झील है जिसका नाम है बुलर। क्या नाम है? बुलर झील में कौन सी नदी मिलती है? अरे बोलो कौन सी? झेलम नदी मिल गई किसमें? आपकी बुलर झील में। बुलर झील, झेलम नदी बुलर झील में गिरने के बाद आगे बढ़ती है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर। बुलर झील किसका पानी प्राप्त करती है? झेलम का। इसके बाद आगे बढ़ाओ और ये पहुंच गई पाकिस्तान। कहां पहुंच गई? अभी छोड़ दो, कहते हैं अभी पाकिस्तान चली गई। कहां चली गई? पाकिस्तान। अब देख रहे हो इसी सिंधु की एक सहायक नदी हो रही है, इसका नाम है चिनाब। क्या नाम है? अरे बोलो क्या नाम है? ऐसा कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनो और फिर सब चीजें लिखवा दी जाएगी, नोट्स बनवा दी जाएंगे। चिनाब नदी के बारे में कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बाड़ा लाचा। क्या नाम है? इसी बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और ये बाड़ा लाचा दर्रे से जब निकलती है दो धाराओं से चलती है। इसकी उत्तर की धारा कहते हैं चंद्रा और नीचे वाली कहते हैं भागा। क्या कहते हैं? और हिमाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ गया चंद्रभागा। क्या नाम पड़ गया? किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं? अरे किसको? चिनाब। बुलर झील किसका पानी प्राप्त करती है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। किस कौन सी? तिब्बत की मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, इसका नाम है बोक्कर-चू हिमनद। और भारत में कहां जब एंट्री करती है? दमचोक। सिंधु की एक सहायक नदी कौन सी है? एक कौन सी है? चिनाब बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। इसकी उत्तरी धारा को कहते हैं चंद्रा और नीचे को कहते हैं भागा और हिमाचल प्रदेश में नाम पड़ गया चंद्रभागा। आगे बढ़ा दो इसको और ये आगे कहां पर? ये आगे पाकिस्तान। कहां गई? पाकिस्तान आ गई। ऐसा कहा जाता है, ध्यान से समझना, पाकिस्तान में आ गई तो जैसे ही पाकिस्तान में आई तो इसको ऊपर से मिली चेनाब। क्या? झेलम। कौन सी मिल गई? देखो कहते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। कौन सी है? क्योंकि झेलम किसमें गिरेगी? और एक नदी है रावी। कौन सी है? रावी किसमें गिरेगी? तो झेलम भी चिनाब में गिरती है और रावी भी किसमें गिरती है? तो इस प्रकार सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, झेलम कहाँ गिरेगी? रावी कहाँ गिरेगी? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या जानते हैं? चंद्रभागा। क्या कहते हैं? बाड़ा लाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी? झेलम किसमें गिरती है? रावी किसमें गिरती है? चिनाब के अंदर। ठीक है। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये आई और आने के बाद ये पहुंच गई कहां पर? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक शहर मिला था, इसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है?
तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर मिली थी? हड़प्पा सभ्यता मिली थी रावी नदी पर। किस नदी पर? वो मिली थी मोहनजोदड़ो। क्या मिली थी? और एक शहर है आपका लाहौर। क्या नाम है? तो लाहौर शहर किस नदी पर है? अरे रावी नदी पर। किस नदी पर? किस नदी पर है? और रावी नदी आगे जाकर कहां गिर जाती है? चिनाब में। किसमें गिरती है? चिनाब में। मैंने कहा कि रावी नदी किसमें गिरेगी? और झेलम कहां गिरेगी? तो देखो ये झेलम है तो झेलम गिरती चिनाब में, और रावी किसमें गिरती? चिनाब में। बात समझ आई ना? इसके बाद एक नदी है सिंधु, वो इसके बाद एक नदी है व्यास। कौन सी है? क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था? क्वेश्चन अभी एग्जाम में ही आया था, बिल्कुल बात मत करो, कि भारत की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो भारत में शुरू होती है भारत में खत्म हो जाती है, उस कौन सी है वो? अर्थात कहते हैं कि व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कुंड है व्यास, इसी व्यास कुंड से निकलती है और भारत में ही गिर जाती है। इधर से एक नदी आ रही है, इसका नाम है सतलज। क्या नाम है? अरे क्या नाम है इसका? और इस सतलज में के मानसरोवर में, तिब्बत में, ये पूरी ग्लेशियर झील, इस ग्लेशियर का नाम है राक्षक ताल। क्या नाम है? राक्षक ताल है झील का नाम। क्या नाम है? राक्षक ताल या राकस ताल। राक्षक ताल या राकस ताल, दोनों नाम मिल जाते हैं। हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं इस पर झील के बारे में, तो नाम पड़ा राक्षक ताल। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज। क्या नाम है? और सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करती है, दर्रे का नाम सिपकिला। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो, क्या नाम है? सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी। आओ, और सतलज नदी में ऊपर से गिरती है व्यास। क्या गिरती है? और जिस जगह गिरती है पंजाब में, उस जगह का नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। कहते हैं कि एक बार मरने से पहले किसके द्वार जाना? भगवान शिव के, भगवान हरि के। तो हरि के द्वार, इसी हरि के बैराज से एक नदी और निकाल दी हमने, जिसका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कौन सी नहर है? कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इसको निकालने का सबसे बड़ा पर्पज ये था कि जो राजस्थान सिर्फ बाजरा मक्का ही पैदा करता था, आज वो सब कुछ पैदा कर रहा है। मतलब इसने वहां जाकर क्रांति कर दी। नहर ने क्या कर दी? क्रांति। किस फील्ड में? तो हरित क्रांति में, यानी हरित में, गेहूं में, चावल में, सब जगह। गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं इंदिरा गांधी नहर से। तो इसकी अंतिम धारा कहां गई है? जैसलमेर। इसकी धारा चूरू, इसकी ज्यादा उदयपुर। ये सब धारा को जोड़ती है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अरे बोलो कौन सी? कहते हैं कि इसी सतलज नदी पर एक बांध बनाया, इसका नाम है भागड़ा नागल। क्या नाम है? अरे बोलो कौन सा बांध है? भागड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। तो कहते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर कोई है तो है भागड़ा। कौन सा है? इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। कितनी है? 226। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भागड़ा नागल। और भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। कौन सा नाम है? हीराकुंड है महानदी पर। कहां पर है? महानदी, उड़ीसा में। तो देखो सतलज आई, और सतलज आकर आगे आई, और सतलज में मिलती है कौन सी नदी? चिनाब। कौन सी मिलती है? और यहाँ मिलती है जगह नाम मिठनकोट। क्या नाम है? अरे बोलो क्या है? मिठनकोट पड़ता है पंजाब में। इसलिए कहते हैं पंजाब को 5 नदियों का दुआब कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 नदियों का दुआब। इसमें चिनाब, इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज शामिल है। लेकिन क्या शामिल नहीं है? पंजाब में पंच नदी में कौन सी नदी शामिल नहीं होती? सिंधु। सिंधु की लंबाई 28। बाड़ा लाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? रोहतांग दर्रे से। भागड़ा नागल बांध किस नदी पर? तो सतलज नदी पर। सतलज नदी कहां से निकलती है? राक्षस भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? लाहौर, हड़प्पा किस नदी पर बसे थे? अरे कौन सी नदी पर? सिंधु नदी भारत में किस जगह प्रवेश करती है? और पाकिस्तान में लद्दाख और जोशपर की श्रेणी को काटकर कितनी मीटर गहरी खाई बनाती है? 5,181 मीटर गहरी खाई का निर्माण करती है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सदानीरा है, मानसूनी है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये सदानीरा नदी है, मानसूनी सदानीरा। विसर्पण कौन सी नदी बनाती है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र सिंधु की लंबाई कितनी है? 2880। भारत की हरि के बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर का एक नाम और भी है, हरित क्रांति नहर। क्या नाम है? हरित क्रांति नहर। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे प्रभावित हुआ है? तो गंगानगर। क्या नाम है? गंगानगर जिला इससे सबसे प्रभावित हुआ है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो कौन सी नदी करा दिया? सिंधु। इसको घर जाके बनाना डायग्राम, मैं सारी चीजें आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है? तो लिखवाते जाएंगे, यहाँ से चीजें बनाते चले जाएंगे, ठीक है? चलो तो लिखना शुरू करेंगे, इसको यूज कर दो बस।